वेलकम टू हाई लीगल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 7 to 9। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं सेरेमनीज ऑफ मैरिज की। तो ये पर्टिकुलर एक्ट कोई पर्टिकुलर सेरेमनी प्रिस्क्राइब नहीं करता है जो कि पार्टीज के द्वारा परफॉर्म की जानी चाहिए अगर एक मैरिज को करना है तो। लेकिन सेक्शन 7 ये बोलता है कि जो मैरिज है वो उसी फॉर्म में सोlemnize होनी चाहिए जो कि कस्टमरी राइट्स हैं या सेरेमनीज हैं किसी भी एक पार्टी की। It further provides that where such rites and ceremonies include the Saptapadi, the marriage become binding when the seventh step is taken। इसका मतलब ये है कि जहां पर जिस भी पार्टीज की शादियां हो रही हैं उन केस में अगर सप्तपदी उनके ट्रेडिशंस में है, यानी कि जो 7 स्टेप्स होते हैं फायर के चारों ओर घूमकर 7 फेरे लिए जाते हैं, अगर वो है तो उस केस में मैरिज तभी बाइंडिंग मानी जाएगी जब 7th स्टेप जो 7वां फेरा है वो लिया जाएगा। सप्तपदी means taking steps by the bridegroom and bride together before the sacred fire। ये सेक्शन स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन देता है मैरिज को अंडर हिंदू लॉ एज अ सैक्रामेंट। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हिंदू लॉ में जो मैरिज है वो सैक्रामेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये सेक्शन स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन देता है मैरिज को इस लॉ के तहत। अब एक लीडिंग केस देखते हैं, भाऊराव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें बोला गया था कि जब तक कि मैरिज जो है वो प्रॉपर सेरेमनी से परफॉर्म नहीं की जाती है तो उसे ये नहीं बोला जा सकता कि वो मैरिज इस एक्ट के तहत सोlemnized हो गई है। सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ वैलिडिटी ऑफ मैरिज। तो ये बात भी आपको हमेशा याद रखनी है कि मैरिज की वैलिडिटी के फेवर में ही प्रिजम्पशन लिया जाता है कि मैरिज जो है वो वैलिड है। तो सेक्शन 7 हमने देखा जिसमें कि सारी सेरेमनीज बताई हुई है मैरिज से रिलेटेड। अब हम बढ़ते हैं अगले हमारे सेक्शन में, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, जो कि दिया हुआ है सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 deals with the registration of marriage. It provides that for the purpose of facilitating the proof of Hindu marriages, the state government may make rules providing the parties to any such marriage may get their marriage registered। So एक चीज हमें याद रखना है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जो है कंपलसरी नहीं है, बट यस स्टेट फैसिलिटेट कर सकता है या रूल्स बना सकता है इस रिगार्डिंग कि जो पार्टीज हैं उनको अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करना है। एक लीडिंग केस है सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार 2006 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। इट डायरेक्टेड द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रेलेवेंट रूल्स टू दिस अफेक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कंपलसरी होना चाहिए चाहे किसी भी रिलीजन की मैरिज क्यों ना हो। और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए थे कि वो इस रिगार्ड में रिलेवेंट रूल्स बनाए। अब बात करते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की। सो जो हमारे सेक्शन नंबर 9 में गिवन है, मैरिज एंटाइटल्स हस्बैंड एंड वाइफ टू हैव सोसाइटी ऑफ ईच अदर। यहाँ पर सोसाइटी वर्ड का मतलब है कि एक दूसरे के साथ रहना, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ शादी करने के बाद एक दूसरे की सोसाइटी यानी एक दूसरे का साथ साथ में रहना डिजर्व करते हैं। इट इज द फंडामेंटल रूल ऑफ द मैट्रिमोनियल लॉ, और ये मैट्रिमोनियल लॉ का एक फंडामेंटल रूल है। सो एक्सप्रेशन कंज्यूगल राइट्स अगर कनोट करता है तो वो दो चीजें बताता है, राइट ऑफ मैरिटल इंटरकोर्स एंड राइट ऑफ कपल टू हैव ईच अदर्स सोसाइटी। तो बेसिकली मैरिटल इंटरकोर्स का प्लस राइट ऑफ कपल टू हैव ईच अदर्स सोसाइटी, मतलब एक दूसरे के साथ रहकर जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस है उनको परफॉर्म करना ही क्या है, कंज्यूगल राइट्स है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं नलिटी ऑफ मैरिज के बारे में। नलिटी ऑफ मैरिज जो है, हमने जो सेक्शन 5 पढ़ा था कि अगर बाइगमी हो जाती है या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स में सपिंडा रिलेशनशिप में मैरिज होती है, इम्पोटेंसी वगैरह है, तो उस केस में क्या मैरिज वॉइड होगी, अवॉइडेबल होगी। तो इसको समझने के लिए ये चार्ट बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले देखें कि अगर मैरिज होती है इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 5 का सब क्लॉज 1, विच इज बाइगमिस मैरिज, यानी कि दूसरी शादी अगर की जाती है तो वो क्या होगी, वॉइड कहलाएगी। देन मैरिज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5 सब क्लॉज 4, तो ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात करता है कि अगर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मैरिज होती है तो वो भी क्या होगी, वॉइड होगी। देन मैरिज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5 का सब क्लॉज 5, तो उसमें भी सपिंडा रिलेशनशिप में शादी अगर होती है, सो दैट इज ऑल्सो वॉइड।
नाउ मैरिज नॉट कंज्यूमेटेड ओइंग टू इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंसी की वजह से अगर मैरिज का कंज्यूमेशन नहीं हो पा रहा है, देन दैट मैरिज इज voidable. मैरिज इन कॉन्फर्मेशन ऑफ सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 इज साउंड माइंड। तो ये भी क्या होगी, voidable होगी. एंड कंसेंट ऑफ petitioner guardian to obtained by force fraud as to the ceremonies of any material fact, यानी कि अगर फोर्स या फ्रॉड के तहत कंसेंट ऑब्टेन की गई है शादी के लिए, तो ऐसी शादी जो होगी वो voidable होगी. Lastly, respondent at the time of marriage was pregnant by some other person. तो अगर जो ब्राइड है वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी एंड शादी हो जाती है, तो ऐसी मैरिज voidable होगी किसके इंस्टेंस पर, जो ब्राइड ग्रूम है उसके इंस्टेंस पर. अब सेक्शन 9 के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं. सेक्शन 9 प्रोवाइड्स द रिलीफ ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स. इट इज द नेचर ऑफ पॉजिटिव रिलीफ एंड इट रिकॉग्नाइजेस द कंजुगल रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. तो जो सेक्शन 9 है वो बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की. ये एक पॉजिटिव रिलीफ है और ये रिकॉग्नाइज करता है कंजुगल रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. सो उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? तो फर्स्टली, आइदर पार्टी हस्बैंड और वाइफ हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर. दोनों में से कोई भी एक पार्टी जो है उसने दूसरे की सोसाइटी से अपने आप को विथड्रॉ कर लिया है, यानी कि वो उसके साथ रहना बंद कर दिया है. सेकेंडली, सच विथड्रॉल इज विदाउट अ रीजनेबल एक्सक्यूज. जो उन्होंने अलग रहना स्टार्ट किया है वो विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज है, मतलब उसका कोई सही कारण नहीं है. Thirdly, court is satisfied of the truth of the statements made in the petition. और कोर्ट जिसने पिटिशन की है यानी कि petitioner, तो उसके जो भी फैक्ट्स हैं पिटिशन में उससे वो सेटिस्फाइड है कि हाँ ये जो व्यक्ति है ये सच बोल रहा है, इसने अपनी पिटिशन में हर बातें सच बताई हैं. देन देर इज नो अदर लीगल इम्पीडेंट इन ग्रांटिंग रिलीफ. यहाँ पे और कोई भी लीगल इम्पीडमेंट नहीं है रिलीफ ग्रांट करने में. ठीक है. तो यहाँ पे अब देखिए जो हम सोसाइटी वर्ड पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है. द टर्म सोसाइटी मीन्स मैरिटल कोहैबिटेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल ड्यूटीज टू ईच अदर एज हस्बैंड एंड वाइफ. तो ऑब्वियसली सोसाइटी का मतलब यहाँ पर है मैरिटल कोहैबिटेशन, यानी कि शादी के बाद जो साथ में कोहेबिट करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, और जो भी उनकी मैरिटल ड्यूटीज होती हैं उनको फुलफिल करना एक दूसरे के लिए एज हस्बैंड एंड वाइफ इज सोसाइटी ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे की सोसाइटी कहलाएगी. The expression withdrawal from society may involve a mental separation besides physical separation. एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि withdrawal from society में mental separation भी included है. भले ही दोनों एक छत के नीचे रह रहे हो हस्बैंड एंड वाइफ, बट दे आर नॉट cohabiting, मतलब कि वो अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं भले ही वो एक ही छत के नीचे रह रहे हैं. तो ये भी कहलाएगा withdrawal of society from each other. इट इज अ विड्रॉल फ्रॉम टोटलिटी ऑफ रिलेशनशिप. जो एक मैरिटल रिलेशनशिप होती है उससे विड्रॉ कर लेना खुद को इज व्हाट इज विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी. आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा. सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.